क्रैन्स्टन ने कहा है कि लोकतंत्र के संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं, यानी कि उनके अनुसार से लोकतंत्र की पूर्णतः सही और सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। लिनसेट ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा कि लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जो पदाधिकारियों को बदल देने के नियमित संवैधानिक अवसर प्रदान करती है और ऐसे रचनातंत्र का प्रावधान करती है जिसके तहत जनसंख्या का एक विशाल हिस्सा राजनीतिक प्रभाव प्राप्त करने के इच्छुक प्रतियोगियों में से मनोनुकूल चयन कर महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित करती है। मैकफर्सन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा, एकमात्र ऐसा रचनातंत्र है जिसमें सरकारों को चयनित और प्राधिकृत किया जाता है अथवा किसी अन्य रूप में कानून बनाए और निर्णय लिए जाते हैं। शूप्टर के अनुसार लोकतांत्रिक विधि राजनीतिक निर्णय लेने हेतु ऐसी संस्थागत व्यवस्था है जो जनता की सामान्य इच्छा को क्रियान्वित करने हेतु तत्पर लोगों को चयनित कर सामान्य हित को साधने का कार्य करती है। वास्तव में लोकतंत्र मूलतः नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए सहभागी राजनीति से संबद्ध प्रणाली है। लोकतंत्र की अवधारणा के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि लोकतंत्र का पुरातन उदारवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत, प्रतिभागी लोकतंत्र का सिद्धांत, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत अथवा जनता का लोकतंत्र। तो कई अवधारणाएं हैं, कई कॉन्सेप्ट है जो दिए गए हैं। लोकतंत्र का सामान्य अर्थ हम लोग लगाते हैं जनता के द्वारा किया गया शासन। यद्यपि यह शब्द का प्रयोग राजनीतिक संदर्भ में किया जाता है, किंतु लोकतंत्र का सिद्धांत दूसरे समूहों और संगठन के लिए भी संगत है। मूलतः लोकतंत्र भिन्न भिन्न सिद्धांतों के मिश्रण से बनता है। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है। ये बहुत प्रचलित परिभाषा है। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था रहती है कि जनता अपनी मर्जी से विधायिका चुन सकती है। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी व्यवस्था है। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जनादेश का दबाव नीतिगत विचलनों पर रोक कर काम करता है, क्योंकि नियमित अंतरालों पर सत्ता की वैधता हेतु चुनाव अनिवार्य है। इस तरह का प्रतिनिधि लोकतंत्र है जिसमें स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उदार लोकतंत्र के चरित्रगत लक्षणों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, शक्तियों का वितरण आदि के अलावा अभिव्यक्ति, भाषा, सभा, पंथ और संपत्ति की स्वतंत्रता प्रमुख है। उदार लोकतांत्रिक देशों में वंचित वर्ग का सशक्तिकरण किया जाता है जिसमें देश की उन्नति हो। उदार लोकतंत्र में लोगों का अर्थात नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधा का लाभ देना सरकार या राज्य का कर्तव्य होता है। थोड़ा अगर अपने हम इतिहास पे जाएं तो देश में ऐसे छोटे छोटे राज्य या गणराज्य विद्यमान थे, खास करके मौर्य काल में जब अशोक सम्राट शासन कर रहे थे मगध पे। उस समय का अगर देखें तब उस समय छोटे छोटे से राज्य थे जहाँ पे ये विद्यमान था, यानी लोकतंत्र विद्यमान था। जैसे कि कुछ गणराज्य हैं शाक्य गणराज्य अभी गोरखपुर जिला, बस्ती और गोरखपुर जिला के क्षेत्र में स्थित है। दूसरा था लिच्छवी, ये अभी वर्तमान उत्तरी बिहार में स्थित है। इसकी राजधानी का नाम वैशाली था। इसके अलावा वज्जी, अम्वष्ट और अग्रीय भी कुछ ऐसे राज्य थे जिसमें गणराज्य जिसमें लोकतंत्र की व्यवस्था थी। और भी थे जैसे अरिष्ट, अटुम्बर, कठ, कुनिंद, शूद्रक, पतानप्रस्थ। ये सभी छोटे छोटे गणराज्य थे जहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था थोड़ी बहुत प्रेजेंट थी। आम धारणा के विपरीत लोकतंत्र के विचार को मार्क्स और पश्चिमवर्ती मार्क्सवादी विचारकों ने स्वीकार कर लिया है। इतना अवश्य है कि उनकी लोकतंत्र संबंधी अभिधारणा पाश्चात्य उदारवादी लोकतंत्र अभिधारणाओं से पूर्णतः भिन्न है। चूँकि मार्क्सवादियों का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में लोकतांत्रिक अधिकार सही अर्थ में आम जनता के पास न होकर सिर्फ साधन संपन्न वर्ग के हाथ में होता है, इसलिए वे एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना चाहते हैं जो जनता का लोकतंत्र, पीपल्स डेमोक्रेसी हो। मार्क्सवादी लोकतंत्र में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व को खत्म करने और सर्वहारा वर्ग द्वारा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के पश्चात समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना होती है। मार्क्स उदारवादी संवैधानिक लोकतंत्र का आलोचक था, क्योंकि उनके अनुसार पूंजीवादी लोकतंत्र का आधार एक ऐसी आर्थिक प्रणाली होती है जिसमें उत्पादन के साधन हमेशा पूंजीपति वर्ग के नियंत्रण में होते हैं। यही पूंजीपति वर्ग अपने धन शक्ति के बल पर राजनीतिक व्यवस्था के नियंत्रण में रखकर सरकार और राज्य तंत्र को अपने अधीन करता है।
राज्य सत्ता, अधिकार और विशेषाधिकार पूर्णतः उसी वर्ग के पास होते हैं और श्रमिक वर्ग के पास सिर्फ नाम की स्वतंत्रता और अधिकार होते हैं। राज्य का अधिकारी वर्ग न्यायालय और पुलिस बल की तटस्थ न होकर प्रभुत्व संपन्न वर्ग के ही हित साधक होते हैं। इसीलिए लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली का रूप अख्तियार कर लेता है जो शासक वर्ग की सत्ता और विशेषाधिकार को बढ़ावा देने और उच्च वर्ग के हितों को साधने का काम करता है, ऐसा मार्क्सवादी सिद्धांत का कहना था। इसके बावजूद मार्क्स और एंगेल्स ने यह स्वीकार किया है कि संपन्न पूंजीपति वर्ग द्वारा नियंत्रित उदारवादी बुर्जुआ लोकतंत्र भी किसी हद तक अपने नागरिकों को वास्तविक अधिकार देने के ऐतिहासिक दावे कर सकता है और श्रमिक वर्ग का इसका इस्तेमाल करने अपने को संगठित कर सर्वहारा की क्रांति के लिए भी कर सकता है। तो आपने संक्षिप्त रूप में लोकतंत्र की अवधारणा को देखा, सुना। अब इसके अनुसार से आगे हम अगर देखते हैं कि भारत का संविधान का जो प्रस्तावना है प्रीफेस है वो किस तरह से लिखा गया, क्योंकि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था लिखी गई थी, संवैधानिक व्यवस्था लिखी गई थी, उसमें बहुत सारे देशों से उसका कुछ कुछ हिस्सा लिया गया था और सबको मिला करके भारत की प्रस्तावना भी रखी गई। तो भारत की प्रस्तावना से आपको समझ में आएगा कि लोकतंत्र कितना विस्तृत हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली, बंधुता बढ़ाने वाली, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इसे इंग्लिश में कुछ इस प्रकार लिखा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution.